हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करेंगे सीए इंटर इनकम टैक्स में केस बेस सिनेरियो नंबर 70। हमारा अप्रोच वही रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और उसके बाद पढ़ेंगे पूरा केस। ठीक है। अब सर, पहला एमसीक्यू क्या है? उसने मुझसे पूछा, इस मिस चंचल लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट? क्या मिस चंचल को टैक्स ऑडिट करवाने की नीड है या नहीं? ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ये चीज डिसाइड करेंगे। तो मिस चंचल, जिनकी एज है 45, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा ऑफ हर ग्रॉस रिसीट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25। शी इज एंगेज इन बिजनेस अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है। तो उनकी मतलब मिस चंचल जो है वो कुछ बिजनेस भी करती है, साथ में साथ उनका कुछ प्रोफेशन भी है, उनकी दोनों चीजें हैं। और मुझे ये जानकारी दे दी। अब 23-24 के लिए दी कि उनका जो बिजनेस है उससे कितना आ रहा है, टर्नओवर कितना है, एंड दोनों सालों का। फिर प्रोफेशन में रिसीट्स कितनी आ रही हैं, ये टोटल दे दिया। अब सर आपका ध्यान क्यों, हमें टैक्स ऑडिट चेक करना है कि हमें 24-25 में टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं। तो पहली बात तो इसके लिए हम 23-24 का डेटा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ 24-25 का ही डेटा देखेंगे। और 24-25 में हमारा बिजनेस से टर्नओवर कितना, 98 लाख। और हमारी प्रोफेशन में रिसीट्स हैं 49 लाख। ठीक है। अब हम याद करें तो इनकम टैक्स में जो गिवन है लिमिट्स वो क्या है? उसमें गिवन है कि अगर आपको टैक्स ऑडिट करवाना है तो हमें देखना होता है पहले बिजनेस टर्नओवर। अगर हमारा बिजनेस टर्नओवर 1 CR को पार कर लेता है और हमारा प्रोफेशन से रिसीट्स 50 लाख को पार कर लेती है तो सर हमें टैक्स ऑडिट करवाना होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, मानो इनकेस किसी पर्सन है और उसका दोनों है, बिजनेस भी है और प्रोफेशन भी है, तो ये लिमिट दोनों की अलग अलग चेक करनी है। तो बिजनेस की 1 CR अलग चेक करो और प्रोफेशन की 50 लाख अलग चेक करो, दोनों को ऐड करके चेक नहीं करो। अब जैसे बिजनेस है, बिजनेस में टर्नओवर कितना, 98 लाख, तो बिजनेस के लिए अलग से 1 CR की लिमिट है। अब देखो 98 लाख 1 CR से कम है, मतलब बिजनेस के चक्कर में तो आपको टैक्स रेट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो प्रोफेशन, प्रोफेशन की लिमिट क्या है, 50 लाख, और आपके कितना 49 लाख, तो आपका ये भी विद इन लिमिट है। मतलब ना तो आपका बिजनेस और ना आपका प्रोफेशन लिमिट को पार कर रहा है, तो इस केस में इस बंदे को टैक्स ऑडिट करवाने की कोई भी नीड नहीं है, तो नो टैक्स ऑडिट। तो इसका आंसर हो गया नो, और नो ये रहा। और नो क्यों? क्योंकि हमारा ग्रॉस रिसीट्स और हमारा टर्नओवर दोनों इस पे जो भी लिमिट्स है उसको पार नहीं करता है। तो ये रहा पहला आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है या फिर डिजाइनर को पेमेंट करी है, क्या जो मिस चंचल है उन्हें उन्हें कुछ डाउट है। उन्हें क्या डाउट है ये पढ़ते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उनको टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194 C और J, क्योंकि उनका टर्नओवर 1 CR को पार कर रहा था 23-24 के अंदर। अच्छा, शीज क्या उन्हें 194M में टीडीएस काटना है, या उन्हें काटना ही नहीं क्योंकि उनका पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, या उन्हें एम में नहीं काटना क्योंकि 50 लाख को पार नहीं करता है। तो सब मुझे बताना है इनमें से कौन से चारों में से सही है। तो ये जो चार स्टेटमेंट दी इनमें से कौन से करेक्ट है, मुझे ये चीज बतानी है यहाँ पे। ठीक है। अब पढ़ते हैं सर बात कौन सी हो रही है। तो देखो यहाँ उन्होंने दी है, शी पेड अमाउंट ऑफ 12 लाख, ठीक है, टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग हर ऑल फर्नीचर इन हर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने कोई डिजाइनर की सर्विस ली है और उसके लिए उन्होंने पे करा 2.5 लाख। ठीक है। अब मुझे यहाँ बताना है कि यहाँ क्या उन्हें सी में का टीडीएस काटना है, या जे में काटना है, या फिर एम में काटना है, या फिर काटना ही नहीं। मुझे ये चीज यहाँ बतानी। अब सर आपका ध्यान गया, उसने सर उन्होंने 194C जो कि कॉन्ट्रैक्टर का करता है सी में, और जो उन्हें प्रोफेशनल सर्विस दिया टेक्निकल नहीं उसका करता है जे में। सर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते इन केस ऑफ पर्सनल पर्पस। और बात ध्यान लिया, हमने जो दोनों की सर्विस ली थी वो अपने पर्सनल हाउस में ली थी, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए ली थी। इसका सिंपली मतलब है कि इस केस के अंदर 194C और जे में तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये बात तो मुझे पता चल गई। अब सर एक सेक्शन का और था नाम 194M। सर 194M बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है जो 194C में, जे में या फिर एच में कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको 194M में टीडीएस काटना पड़ सकता है। अगर
ये सारी पेमेंट मिला के 50 लाख की लिमिट को पार हो जाए तो। अब सर ऊपर देखो, क्या जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो 50 लाख को पार कर रहा है? नहीं सर, 12 लाख और 2.5 लाख, ये तो 14,50,000 आएगा। मतलब यहाँ पे 194 MB नहीं आएगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, इस केस के अंदर ना तो 194C, जे और एम तीनों में से कोई सेक्शन नहीं आएगा। तो देखो इसका आंसर होगा सी। तो सी वाला ऑप्शन क्या था? उनको सी और जे में नहीं काटना है क्योंकि पर्सनल पर्पस है, ये बात तो सही है। और ना उन्हें एम में काटना है क्योंकि 50 लाख को पार नहीं होता है। तो आप देखोगे थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, पहला और सेकंड करेक्ट नहीं है, क्योंकि सही है 1 करोड़ वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। और ना सिर्फ 194 एप्लीकेबल हुआ, तो सही क्या है? थर्ड और फोर्थ, जो रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब सर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल गेन निकालो मुझे। अब सर कैपिटल गेन कब आता है? तो ऊपर कोई कैपिटल एसिड होगी जो उन्हें ट्रांसफर करी होगी, तो उस पर कैपिटल गेन आएगा जो हमें निकालना है। अब सर हमने यहाँ तक तो केस पढ़ लिया था, अब तो कुछ था नहीं, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? और 28 मई 2024 शी सोल्ड वन कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर 50 लाख, ठीक है। और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 58 लाख, और जो वैल्यू और जो एग्रीमेंट की डेट की है वो है 54 लाख। और कुछ पार्ट अमाउंट हमने पे कर दी थी अकाउंट पे चेक से डेट ऑफ एग्रीमेंट तक, और हमने परचेज करी थी 40 लाख की, और बाकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की जानकारी मुझे दी है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें कैपिटल गेन निकालना होता है, हमें निकालना उससे पहले सेल्स कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करो कॉस्ट, और आपका आया था कैपिटल गेन। पहले जब हम निकालेंगे सेल्स, अब आपको एक चीज याद हो, पहले भी एक दो बार रिवाइज कर चुके हैं, चीज को दोबारा रिवाइज करते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वहां पे जब भी हम सेल कंसिडरेशन लेते हैं तो उसको हमें कंपेयर करना होता है बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, ठीक है। कैसे करते हैं हम? सेल्स कंसिडरेशन का जितने बेचा उसका 110% निकालो, और देखो क्या वो, और एसडीवी लो, और देखो क्या एसडीवी 110% से ज्यादा तो नहीं आ रही है। देखो अगर ज्यादा नहीं है, कम आए या फिर एसडीवी बराबर है तो कोई इशू नहीं, तो जो सेल कंसिडरेशन है वही हमारी नॉर्मल सेल बनेगी। बट अगर ज्यादा आ जाए तो उस केस के अंदर हम एसडीवी को सेल्स कंसिडरेशन मान के चलते हैं, ठीक है। पर सर कौन से डेट की एसडीवी लूं? क्योंकि सर नॉर्मली दो डेट होते हैं, एक होती है डेट ऑफ एग्रीमेंट और एक होती है डेट ऑफ एक्चुअल सेल या फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नॉर्मली जिस दिन सेल होती है या जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है मुझे उस दिन की एसडीवी लेनी होती है, ये होता है जनरल बात, ठीक है। बट एक के बस अगर पर्सन चाहे तो एग्रीमेंट की डेट की भी एसडीवी ले सकता है, और वो कब लेगा? जब एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी कम होगी, सो ऑब्वियस वो उसी दिन की लेगा। पर सब कब ले सकता है? कब? उसका ऐसी चॉइस है जब सर डेट ऑफ एग्रीमेंट तक कुछ पार्ट कंसिडरेशन, चाहे 1 रुपए क्यों ना, कोई पार्ट कंसिडरेशन मैं डेट ऑफ एग्रीमेंट तक पे कर चुका हूं। मैंने यही कहा हम एग्रीमेंट की डेट की भी ले सकते हैं, बट इफ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय अकाउंट पे चेक, कैश नहीं, बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या फिर बैंकिंग चैनल मैं पे कर चुका हूँ अप टू एग्रीमेंट की डेट तक, तो सर उस समय मैं एसडी ऑफ एग्रीमेंट की डेट की भी ले सकता हूँ इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ एक्चुअल सेल की जगह। मेरे पास चॉइस है, उस केस में मेरे पास चॉइस है। अब यहाँ पे साहब देखो, जिस दिन एक्चुअल सेल हुई उस दिन एसडीवी कितनी है? 58 लाख, और जिस दिन एग्रीमेंट कितना हुआ उस दिन है 54 लाख। तो सॉफ्टवेयर आप एग्रीमेंट की डेट की लेना चाहोगे, बट सर और और सर आप चेक करो एग्रीमेंट की डेट तक हम कुछ पैसा पे भी कर चुके हैं अकाउंट पे चेक की, मतलब मैं इस केस में क्या लूंगा? एसडीवी 54 लाख, ठीक है। अब सर आप कंपेयर करो, अब ध्यान दो, मेरी सेल कंसिडरेशन कितनी है सर? 50 लाख, इसका 110% करूं वाया 55 लाख, और मेरी एसडीवी कितनी ली मैंने? 54 लाख। तो इस केस के अंदर एसडीवी तो कम है, इनकेस कोई इशू नहीं है, इनकेस जो एक्चुअल सेल है वही मेरी सेल कंसिडरेशन बनेगी, वो कितनी है? 50 लाख की। तो मतलब सेल कंसिडरेशन कितनी आएगी? 50 लाख। अब सर मुझे माइनस करना है कॉस्ट। सर कॉस्ट नॉर्मली है 40 लाख, ठीक है। बट सर यहाँ पे मुझे ना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दे दिया है, ठीक है। पहली बात तो मैं प्रॉपर्टी बेच कब रहा हूँ? मैं बेच रहा हूँ 28 मई 2024, मतलब मुझ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो एप्लीकेबल होगा अगर मेरा लॉन्ग टर्म गेन है। तो सर क्या कहना चाह रहे हो? अगर आपको याद हो लेटेस्ट चेंज आया है कि 23 जुलाई 2024 के बाद से इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का कुछ नहीं करना, नॉर्मल कॉस्ट लेनी है अगर ट्रांसफर आप 23 जुलाई 2024 की बात करते हो।
बट हम इससे पहले कर रहे हैं तो शायद हमें इंडेक्सेशन करना पड़ सकता है, बट हमें चेक करना पड़ेगा हमारा लॉन्ग टर्म है फिर शॉर्ट टर्म है। सर नॉर्मली प्रॉपर्टी के मैं देखता हूँ कि 24 साल, 24 महीने सॉरी, अगर 24 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म। खरीदी कब थी? 28 जून को 2022। बेची कब? 28 मई 24। तो आप देखो कि 2 साल से कम है, मतलब शॉर्ट टर्म है। मतलब अब शॉर्ट टर्म हो गया तो इंडेक्सेशन तो होगा नहीं, तो ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जैसे बेकार है, इसका कुछ करने की जरूरत मुझे नहीं है। सिंपली 40 लाख में माइनस कर दूंगा और ये आ जाएगा मेरा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कितना आ गया? 10 लाख। और क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखो क्या कोई ऑप्शन है 10 लाख का? हाँ सही है रहा, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अब उसने फोर्थ क्वेश्चन कहा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग बिजनेस इनकम ऑफ 45 लाख और प्रोफेशन से 25 लाख। ऊपर कोई लॉस होगा जिसकी इंफॉर्मेशन दी होगी मुझे। अब देखो ये रहा, यहां तक तो हो गया, लॉस की बात ये करिए। द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कितने का? 5,50,000 का, एक तो लॉस ये रहा। इसके अलावा उसे लॉस हुआ है 70 लाख का जब वो कोई एग्रीकल्चर डेरिवेटिव में कर रहा था, 70 लाख का। ठीक है, अब सर मुझे बताने में कौन सा लॉस अगले साल जाएगा। तो देखो दो लॉस है, एक तो कैपिटल लॉस 5,50,000 का और एक एग्रीकल्चर कॉमोडेटिव डेरिवेटिव से 70 लाख का लॉस। पहली बात तो जो कैपिटल गेन का लॉस है, सही कैसे लॉन्ग टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ऊपर बताया मुझे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है। और आपको ध्यान दो, उस समय मुझे शॉर्ट टर्म तो गेन है और लॉन्ग टर्म तो कोई गेन है नहीं, मतलब मैं इसे सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो इसको मुझे नेक्स्ट ईयर लेके जाना पड़ेगा। मैंने यही कहा ये एडजस्ट होगा ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो मेरा इस साल है नहीं। मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर ये 5,50 तो लेके जाना ही पड़ेगा। अब जो 70 लाख का लॉस है, आपका ध्यान दिया हो ये एग्रीकल्चर कॉमोडेटिव डेरिवेटिव्स है और डेरिवेटिव कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होता है। मतलब इसके लॉस को मैं नॉर्मल जो मेरी पीजीबी की इनकम है उससे सेट ऑफ कर सकता हूँ। और उसने कहा अज्यूम करके चलो आपकी पीजीबी की इनकम कितनी इस साल? 45 लाख और 25 लाख जोड़ के कितनी आती है? 70 लाख। 70 लाख का लॉस, 70 लाख का गेन, इस आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे तो ये बात तो खत्म हो जाएगी। बट ये 5,50 का आपको अगले साल लेके जाना पड़ेगा। तो कैरी फॉरवर्ड कितना करोगे अगले साल? तक 5,50,000 है। तो इस तरह हमने केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 17 भी कवर करा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।